जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहना दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना। हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नम्रता और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद अब एक आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर उसी शाम, माँ आप पापा की बीवी हो, मेरी नहीं। रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो आप? सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ, या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसके पापा सामने पड़ गए और फिर, अरे अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही है। क्या नम्रता, हलवाई तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? रोमिता अपने परिवार की जान थी। वक्त ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहा था और फिर एक दिन, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था। रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया। कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा माँ? मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा? अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आते रहना, और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और पता है जिस जगह से रिश्ता आया है ना, उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है। और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रोमिता भी यही चाहती थी कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहे। तो काफी मान मनोबल के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके रंजीत के घर आ गई। रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था। घर में उसके माँ पिता और एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। और फिर, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जॉब करती हो? मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी मैं नेस्टिक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी सब कट कटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। इतना सुनते ही कमला चुप हो गई। रोमिता के जवाब ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो आगे कुछ ना कह सकी और वहां से चली गई। लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। फिर अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और अपना टिफिन पैक करने लगी। ठीक उसी वक्त कमला वहां आई और बोली, अरे बहू इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा, और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। ये कहकर रोमिता वहां से निकल गई। सच ये था कि कमला रोमिता की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन उस दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आते ही वो सीधा खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो है। अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। कमला रोमिता को सुनाकर वहां से चली गई। वो अगली सुबह जल्दी उठी और ढेर सारा खाना बनाकर ऑफिस चली गई। फिर उसी शाम, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी, क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं ठीक है। उस दिन तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता क्यों इतनी आसानी से सब मैनेज कर ले रही है। फिर एक दिन कमला ने कलेश फैलाने की ठानी ली और उसी शाम, देखो बहू, मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की, मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गरम खाना खाने की आदत है समझी,
तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास से डांट खाकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। फिर अगले दिन, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी। ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अब अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना दो। अजीब बात ये थी कि जो कमला हमेशा यही चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, अब वो उसके जॉब छोड़ने पर भी परेशान थी। लेकिन उसने अपनी परेशानी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। उधर अब रोमिता जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था जो अब उसे मिल गया था। पर दूसरी तरफ रोमिता के जॉब छोड़ देने से घर का बजट हिल गया था। रंजीत ने रोमिता की सैलरी के दम पर 2-3 लोन भी ले रखे थे, जिनकी सारी किश्तें अब उसे ही चुकानी पड़ रही थी। सिर्फ एक ही महीने में हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ गया। और फिर एक शाम पूरे परिवार के सामने कमला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी। नहीं नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया और अब तुम घर बैठी हो और तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह रोमिता अपने मायके पहुंच गई और सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर, क्यों? कहा था ना तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है, चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। रोमिता की बात सुनकर नम्रता मुस्कुरा दी और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया। सुबह सुबह खाना बनाकर वो घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी और पैसे कमाकर घर के बजट को भी संभाल रही थी। सुजाता देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। 2 बहुएं रेखा और उमा अमीर घर से आई थी, जबकि सबसे छोटी बहू कोमल गरीब घर की थी। इसीलिए सुजाता देवी अपनी दोनों बहू रेखा और उमा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी, पर अपनी छोटी बहू कोमल को वो कुछ नहीं समझती थी। इसीलिए रेखा और उमा भी अपनी देवरानी कोमल की हर समय इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी देखिए ना, कोमल तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। दाल में घी ऐसे डाला है मानो उबली हुई दाल ही हो बिना तड़के की। और रोटी तो देखिए माँ जी, रोटी में घी भी नहीं लगाया, सूखी रोटी आगे रख दी। कोमल इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? हाँ, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? माँ जी देसी घी खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी आया था, इतनी जल्दी इसने खत्म भी कर दिया। कहीं ये देसी घी खुद तो नहीं खा जाती? क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया ही नहीं होगा। नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल रेखा भाभी और उमा भाभी ने मुझे पिन्नियां बनाने के लिए बोला था, तो सारा घी पिन्नियां बनाने में ही लग गया। अरे अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर लगाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तू गरीब घर की है, इसीलिए तू ऐसी हरकतें करती है। चल जा यहाँ से। रेखा बहू, लाला को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। कोमल रोती हुई रसोई में चली जाती है। उससे अक्सर ही ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था, घर में नए साल की पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा दोनों ने ही अपने मायके वालों को नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था, बस कोमल के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी हमने अपने अपने घर में तो सबको बोल दिया है नए साल पर आने के लिए, पर कोमल के घर वालों को बोलना भी रह गया है, कैसे करना है फिर?
अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है। पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और कोमल के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ उसके मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि हमेशा याद रखेंगी। कान इधर लाइए, मैं आप सबको समझाती हूँ। रेखा और उमा अपनी सास के साथ मिलकर कोमल के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। बहू, घर में नए साल की पार्टी है। रेखा और उमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूँ। अब आएगा मजा, आने दो इसके मायके वालों को। कोमल को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी सास और जेठानियां उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। कोमल के ससुराल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा के मायके वाले आने शुरू हो गए थे। रेखा और उमा ने रसोई में घुसकर तक नहीं देखा, वो तो अपने मायके वालों के साथ ही बातों में लगी हुई थी। कोमल बहू, मेहमानों को पकवान परोस दिए ना? अच्छे से घी मिर्च मसाले बढ़िया डाले हैं ना? कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए? बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। वो लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने सबको खाना परोस दिया है और वो मम्मी से मेरी बात हुई थी, बस पहुँचने वाले हैं। तभी कोमल के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ आओ, बड़ी देर कर दी आप सबने आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो हम पहुँचे हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो रेखा बहू और उमा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है। और आप लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि गाड़ी खरीद सको। खैर छोड़ो, आओ आप सबको रेखा बहू और उमा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए। वैसे हमारे घर तो वो बड़ी दुकान है ना जो बाजार में है, वहीं से शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो घर के नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। कोमल सब सुन और समझ रही थी। वो अब तक ये जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वो उस समय चुप रही। कोमल की जेठ जेठानी अपने अपने घर वालों की आवभगत में व्यस्त हो गए। सूरज ये सब देख रहा था। कोमल, अपने मम्मी पापा के लिए भी प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुषार, ज्योति, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी पापा, तुषार ज्योति आओ बैठो, मैं आप सबको भी खाना परोस देती हूँ। कोमल जैसे ही खाना लेने रसोई में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे, उसमें खाना था ही नहीं। कोमल घबरा जाती है। अरे, बर्तनों में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों? अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ। अच्छा नहीं लगता वो सब ऐसे ही बैठे हुए। क्या खाना लगाऊं? खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे। रसोई में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता सबसे इस बारे में पूछना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो आखिर खाना खत्म कैसे हो गया? मैं अभी माँ और भाभीियों से ये बात पूछता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ। तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगी? नहीं नहीं, बाजार का मंगवाओगे तो सबको पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ बना लेती हूँ। कोमल के मायके वाले बहुत देर तक बैठे रहे। कोमल सूरज को कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता थी कि कोमल ने सारा खाना घर पर ही बनाया है। कोमल अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पूड़ियाँ और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और दोनों जेठानी रसोई में आ गई। अरे कोमल, तुम ये पूड़ियाँ क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना तो बचा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो? कोमल अपने मम्मी पापा अपने भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है, इसलिए हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया।
घर वालों को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने कभी ऐसा बढ़िया खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है। जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी बहू। ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें। माँ जी, थोड़ी देर पहले तक ये खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभीयों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूं, पर आप लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना हमेशा से ही चाहते हो। कमरे में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रुकूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। सूरज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ से चले जाना ही अच्छा है। रुको कोमल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा था। अरे सूरज, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है। कोमल, गुस्सा थूक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन इस तरह की हरकतें करके घर में क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो। कोमल, शांत हो जाओ, अभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम कल बात करेंगे। कोमल की सास और जेठानियां यही सोच रही थी कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज और कोमल ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अलग रहने चले गए। कोमल की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि कोमल के रहते उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। ले, बता दिया मैंने, अघोरी नंदा है उसका नाम। अब अपना वादा पूरा कर लिपिका और मेरी हो जा। तूने वादा किया था, अब उतार अपने कपड़े। डॉक्टर की सच्चाई जानने के लिए मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था और अब उसका खामियाजा तो मुझे भुगतना ही था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। डॉक अब मेरी कहानी के इशारे पर चलेगा और मैं उसे अपनी ही कहानी में फंसाकर राख कर देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने डॉग की हवस को और बढ़ाना चाहा, ताकि उसका दिमाग मेरे शरीर पर रहे, ना कि मेरे दिमाग पर। डॉग, आपको पता है आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? तुम मेरी होने वाली हो लिपिका। अब तो आपकी शक्तियों को देखकर मैं भी आपकी होना चाहती हूँ डॉग। इतना कहते ही मैंने अपने ऊपर के बचे कपड़े उतार दिए। अब डॉक्टर की आंखों में मेरे नंगे जिस्म को देखकर उठी हवस को मैं साफ देख पा रही हूँ। वो मुझे इस कमरे में नोच लेना चाहता था, लेकिन मैंने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ला दिया और उससे कहा, मैं तो पूरी तरह आपकी होना चाहती हूँ डॉग, लेकिन इसको थोड़ा मजेदार बनाते हैं ना। आप जैसे ही मुझे अघोरी नंदा की कहानी बता दोगे, वैसे ही मैं आपको एक शिकार की तरह बिस्तर पर बिछी मिलूंगी। अघोरी नंदा का नाम सुनते ही डॉक्टर किसी शैतान की तरह तिलमिला उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नंदा नंदा नंदा, आ, सुनाई देता हूँ मैं तुझे उसकी कहानी। इतना कहते ही डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी मशाल को जमीन पर दे मारा और कमरे में चारों तरफ आग फैल गई। और तभी गुस्से में डॉक्टर ने अपनी कहानी शुरू कर दी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। नशे की हालत में मैं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और सीधे नदी के किनारे बसे शमशान में जा पहुंचा। कई चिताओं की अग्नि अभी भी वहाँ ठंडी नहीं हुई थी। मैं उन्हीं में से एक चिता के पास जाकर खड़ा हो गया। दूर खड़े एक आदमी ने मुझे आवाज दी, कौन हो तुम? उस चिता से दूर हट जाओ। लेकिन मैं राख होने ही तो आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? इस शमशान का रखवाला। मुर्दों को भी रखवाली की जरूरत होती है क्या? ज्यादा रोब ना बतियाओ बाबू, क्या काम है वो बताओ। एक चिता सजा दो। ना ढोल न ताशा न किसी की अर्थी, तो चिता किसकी सजा दूं? मेरी। अरे पगला गए हो का? लोग मरने के बाद यहाँ आते हैं 4 कंधों पर, और एक तू आया है बुज़दिल कहीं का, खुद को खत्म करना चाहता है। ये शमशान है, ना कि सुसाइड पॉइंट। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया, देख क्या रहा है, निकल। भागता है
है कि दूं एक लाल मोहर। शमशान के चौकीदार की बात सुनकर मैं वहां से आगे बढ़ गया और जलती चिताओं से दूर अंदर जंगल की तरफ बढ़ने लगा, जहां पहुंचते ही मैं जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे नहीं जीना है, मुझे मौत दे दो, कोई मेरी जान ले लो, मुझे नहीं जीना है। मैं जंगल के बीच बेतहाशा रोए जा रहा था कि तभी कहीं से एक आवाज आई। जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। कौन कौन है जो बोल रहा है? सामने आओ। तेरे सामने ही हूँ मूर्ख, जरा ध्यान से देख। तुम पेड़ से उल्टे क्यों लटके हो? कौन हो तुम? मेरी इतनी बात सुनते ही वो गायब हो गया और फिर अचानक से तेज चमकदार रोशनी के साथ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बहुत तेज था। उसके सामने बस खड़े होने से ही मुझे असीम शक्ति का एहसास हो रहा था। मुझे उसे देखते ही लगने लगा था कि वो सर्वशक्तिमान है। बेवफाई का मारा मैं उसके सामने टूट गया था और उसके चरणों में गिरकर अपनी पूरी आपबीती सुना दी कि कैसे मेरी अपनी बीवी ही मुझे धोखा दे रही है और मुझसे झूठ बोल रही है। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। सच को स्वीकारो और जीवन में आगे बढ़ो। किस सच को बाबा? मुझे हमेशा कहती है कि काश मैं उसे समझ पाता, लेकिन कैसे समझो बाबा जब वो मुझसे कहकर घर से निकलती है कि वो काम पर जा रही है, लेकिन जाती अपने आशिक के साथ में है। काश मैं उसे समझ पाता और शायद ये सब होता ही नहीं। कितना अच्छा होता ना बाबा अगर मैं उसके मन की बातें पढ़ पाता और उसके कुछ कहने से पहले ही हर चीज उसके सामने हाजिर कर देता। इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। आज तुम सिर्फ एक झूठ को पकड़ पा रहे हो तो इतने कमजोर पड़ गए। सोचो, जो तुमसे झूठ बोल रही है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर तुम वो सब जान जाओगे तो जिंदगी सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नरक के समान प्रतीत होगी। मुश्किल नहीं, आसान होगी। उसकी पसंद नापसंद सब जान जाऊंगा और फिर मेरा प्यार सिर्फ मेरा होगा, बस मेरा। प्यार आजाद रहे तो ही अच्छा है, बांधो मत उसे। आपको क्या पता कि प्यार क्या होता है? नंदा हूँ मैं, अघोरी नंदा। प्यार, परिवार, सब बंधनों का अनुभव है मुझे। मेरे अघोरी बनने का कारण भी मेरा प्यार है। जाने दे, तू नादान क्या ही समझेगा। चल, मैं तुझे किसी का भी मन पढ़ने की शक्ति प्रदान करता हूँ और देखता हूँ कि तू क्या बदल सकता है। सच्ची? लेकिन ये शक्तियाँ यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए साधना करनी होगी और कठिन परीक्षा से भी गुजरना होगा। अघोरी बनना होगा, त्याग करना होगा। कर पाएगा? बोल। आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है। इसके आगे उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे उसका शिष्य बनना है तो संसार के मोह माया को त्याग कर उसके साथ वहीं वीराने में रहना होगा। आधी रात को शमशान में साधना करनी होगी और खुद को साबित करना होगा कि मैं उन शक्तियों के लायक हूँ भी या नहीं। मैंने अघोरी नंदा की बात पर कोई नानुकुर नहीं की, क्योंकि मैं तैयार था। मैं अडिग था उस चीज को पाने के लिए जिसकी मैंने कल्पना की थी। इसके बाद अघोरी नंदा ने जलती हुई चिता की तरफ इशारा किया और मुझसे अघोरी रूप को धारण करने को कहा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे कपड़े उतार दिए और किसी अघोरी की तरह चिता की राख से सराबोर हो गया। इसके बाद अघोरी नंदा ने मेरा हाथ पकड़ा और एक मंत्र गुनगुनाया और मैं उसके साथ एक तेज रोशनी से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सब अघोरी और अघोरने थी। किसी के गले में नरकंकाल की माला थी तो कोई नरमुंड हाथ में लिए अग्निकुंड के पास बैठा साधना कर रहा था। मुझे वहां देखकर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस थी तो घोर चुप्पी, मानो पेड़ के पत्ते भी हिलना भूल गए हों। तभी मेरी नजर एक अघोरी पर गई।
जो चिता की राख से कुछ बटोर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया, वो चीखते हुए कहने लगा, मांस खाएगा? मांस? बोल, बोलता क्यों नहीं? उसके अचानक ऐसे बोलने से मैं सकपका गया था। मैं अंदर तक कांप गया। हर तरफ अघोरियों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, जैसे वो मेरी ही जान के दुश्मन है। ये सब कुछ देखकर मैं ठिठक गया और घबराने लगा कि तभी मुझे ऐसे देखकर अघोरी नंदा ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा है, पहले तुम्हें अपने डर पर काबू करना सीखना होगा। इतना कहते ही अघोरी नंदा कहीं गायब हो गए और वहाँ मौजूद दूर दूर तक खड़े सैकड़ों अघोरी और अघोरनों की नजर मुझ पर ही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे खून के प्यासे थे। देखते ही देखते वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक एक करके मेरी तरफ बढ़ने वाले अघोरी शैतान में बदलने लगे थे कि तभी उनसे बचने के लिए मैं जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन जब मैंने नजरें उठाकर चारों ओर देखा तो मैं चारों तरफ से घिर चुका था। उनसे बचने के लिए मैं एक पेड़ के पीछे जा छुपा, लेकिन तभी मुझे अघोरी नंदा की बात याद आई कि मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा। लेकिन मैं तो यहाँ सभी से अपनी जान बचाते हुए डर रहा था, और अगर मैं अघोरी नंदा की इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा तो सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। इसलिए मैंने सभी अघोरियों का सामना करने का फैसला लिया। चारों तरफ से अघोरी मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे और मैं अपनी मुट्ठी बांधकर उनसे टकराने के लिए तैयार था। फिर जैसे ही वो मेरे करीब आकर मुझ पर चिल्लाने लगे, मैंने उनसे भी तेज चिल्लाकर उन पर हमला कर दिया और एक ही पल में सारे अघोरी जो शैतान बनकर मेरे पीछे पड़े थे वो एक एक करके धुआं हो गए। अब इस बियाबान जंगल में मैं अकेला था। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस बेचैन कर देने वाली आवाजें। तभी ऐसा लगा कि मैं किसी अंधकार में खो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा माया जाल था। अचानक से उस अंधकार में एक तेज रोशनी फैली और अघोरी नंदा मेरे सामने आकर प्रकट हो गए। उनकी परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया था और अब बारी थी उस साधना की जिससे मुझे असीम शक्तियां प्राप्त होने वाली थी। अब मैं रोज अघोरी नंदा के साथ आधी आधी रात में साधना किया करता था और लगभग 21 दिनों की कठोर तपस्या के बाद मुझ में वो शक्तियां आ गई जिनकी मुझे तलाश थी। मैं अघोरी नंदा का आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर लौट आया। मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मुझे पता था कि वो जरूर अपने आशिक के साथ गई होगी। खैर, मुझे सब अच्छा करना था, इसलिए मैं उसका इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वो घर आ गई तो मैंने वेलकम होम कह के उसका स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ना ही मन में कोई सवाल कि आखिर इतने दिन में कहाँ था। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी, लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा कि ऑफिस में उसे देर हो गई, जबकि मैं उसके मन को साफ साफ पढ़ पा रहा था कि वो सोच रही थी कि मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं किसी और के साथ थी। मेरे अंदर इस बात की खुशी तो थी कि मैं उसका दिमाग पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उसके दिमाग में चल रही बेवफाई को जानकर मुझे सुकून नहीं था। वो मुझसे नफरत करती थी, उसे मेरा साथ चाहिए ही नहीं था, लेकिन वो चेहरे पर ऐसे दिखाती थी कि जैसे उसे मेरी फिक्र है। इन्हीं सब चीजों के बीच मैंने उसके दिमाग में कुछ ऐसा पढ़ लिया जिससे कि मैं अपना आपा खो बैठा। वो मुझसे सिर्फ झूठ ही नहीं बोल रही थी, बल्कि मुझसे दूर जाने की प्लानिंग भी कर रही थी, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। इसलिए मैंने उस पर काबू करने का प्लान बनाया। अपनी यही तमन्ना लेकर मैं दोबारा शमशान गया, लेकिन अघोरी नंदा मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने फिर सोचा कि अघोरी नंदा इस दुनिया में अकेले अघोरी थोड़ी है, और मैं किसी दूसरे अघोरी की तलाश में निकल पड़ा जो अघोरी नंदा से भी शक्तिशाली हो, क्योंकि अब मुझे सर्वशक्तिमान बनना था। अब मुझे अच्छी ही नहीं, बुरी शक्तियां भी चाहिए थी जो मुझे अघोरी नंदा कभी नहीं सिखाते। और अपनी इसी खोज के सिलसिले में मुझे पहाड़ी वाले तांत्रिक मुंडा के बारे में पता चला। शहर के दूसरी ओर नदी के उस पार एक वीरान पहाड़ी पर उनका बसेरा था। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे आधी रात में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, और जब मैंने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो असल में मुझे मौत दिखाई देने लगी। रास्ते में हर जगह नरकंकाल फैले हुए थे। ऊपर चढ़ते हुए हर कदम के साथ मुझे बस एक ही बात का एहसास हो रहा था कि कहीं कोई मेरे
पीछे तो नहीं है। ऐसा लग रहा था लिपिका कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता वो गायब हो जाता। जैसे तैसे मैं उस पहाड़ी के ऊपर मुंडा की गुफा में पहुंच गया, जहाँ वो एक अजीब से राक्षसी प्रतिमा पर खून चढ़ा रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए मूर्ख। पर मैं लौटने के लिए नहीं आया हूँ। सोच ले, क्योंकि जो तू चाहता है उसके लिए मौत से लड़ना होगा, अपनों की बलि देनी होगी। मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर तैयारी कर ले, जो तू चाहता है वो पूरा हो जाएगा। पर कब देनी है बलि, बकरे की या मुर्गे की? तू बकरा या मुर्गे पर काबू पाना चाहता है क्या? है? नहीं, अपनी बीवी पर। तो बलि उसी की देनी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू करेगा, मुझे पता है। सोच, एक उसकी बलि देने से तू किसी को भी अपने माया जाल में फंसाकर उस पर काबू पा सकता है। पर मैं उसे प्यार करता हूँ, उसकी बलि कैसे दे सकता हूँ? कुछ पाने के लिए अपनों की ही बलि देनी पड़ती है। हाँ, और सच तो तुझे भी पता है कि तू उससे कितना प्यार करता है। वो तुझसे नहीं करती। ये देख, जिससे तू प्यार करता है वो कहाँ है? दीपिका, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, कभी उस पर आंच नहीं आने दे सकता था। लेकिन जो मुंडा ने मुझे दिखाया उसके बाद मैं टूट चुका था। मेरी गैर हाजिरी में मेरी बीवी मेरे ही घर में अपने आशिक के साथ इतनी खुश थी जितना कभी वो मेरे साथ थी ही नहीं। वो बहुत ही प्यार से अपने हाथों से उसे किसी बच्चे की तरह खाना खिला रही थी। मैं एक अच्छा इंसान था लिपिका, चाहता तो वो जिसके साथ खुश है उसके साथ ही छोड़ भी देता। लेकिन अब मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था, मेरे अंदर का शैतान लिपिका। और फिर मैंने उसी वक्त तय किया कि मैं बलि दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे अपनी बीवी की ही बलि क्यों ना देनी पड़े। मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ मुन्ना। बहुत बढ़िया। कल रात ही एक ऐसी घड़ी है जब सातों आसमान की काली शक्तियाँ इकट्ठा होंगी। अगर तब तूने ये बलि दे दी तो समझ ले कि तू अपने माया जाल में फंसा कर किसी को भी काबू कर सकता है। तो बलि दे, दे बलि, दे बलि। तो क्या तुमने सच में उसकी बलि दे दी? जब मैं घर पहुंचा तो वो सोई हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। पर मेरे ऊपर तो शैतान सवार था। मैंने नींद की हालत में ही उसे रौंदना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को किसी वैश्या की तरह रात भर नोचता रहा। लेकिन अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वो फोन पर अपने आशिक से मेरी शिकायत कर रही थी और पुलिस में जाने की बात कर रही थी। इसलिए मैंने टेबल पर रखे शीशे के खिलौने को उठाया और उसके सिर पर दे मारा और बेहोशी में ही उसे लेकर पहाड़ी पर मुंडा के पास पहुंच गया, जहां पहले उसने मेरी रक्त आहुति लेकर मेरी जान एक गुड़िया में कैद कर दी थी। और अब बारी साधना और बलि की थी। मुंडा के साथ घंटों की साधना के बाद अब बारी मेरी बीवी की बलि की थी। मेरे हाथ में मुंडा ने बड़ी सी तलवार थमाई और वार करने को कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं वार करता वहां नंदा आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तू इस नास्तिक के साथ मिलकर क्या पाप कर रहा है? नंदा, मेरी साधना के बीच में मत आना तू। लड़के, अगर तूने ये बलि दी तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा नंदा, कोशिश करके देख ले। और तुम सुनो, समय निकले उससे पहले बलि प्रदान करो, बिना कुछ सोचे। मेरे दिमाग पर शैतान सवार था, इसलिए मैंने नंदा की नहीं मुंडा की बात सुनी और चीखते हुए तलवार तान ली। उधर अघोरी नंदा ने मंत्र उच्चारण के साथ मुझे भस्म करने के लिए अपनी शक्तियां फेंकी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। और इधर तलवार के वार से मेरी बीवी का सर धड़ से अलग हो गया और उसके खून के झोंके से अघोरी नंदा का चेहरा लाल हो गया।
अघोरी नंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं। शैतान की बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अघोरी नंदा इसके आगे कमजोर कैसे, जो उनकी शक्ति इस पर खाली चली गई। फिर इसके बाद आगे कहानी में क्या हुआ और अब मेरा क्या होगा, ये सब कुछ देखेंगे आप माया जाल के अगले भाग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट